फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की जो पर्यावरण की चित्रात्मक पुस्तक आई है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, उसको कवर करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से इस किताब में समझाया गया है। हालांकि बहुत सी चीज़ों में मतलब किताब में होता क्या है ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, तो उनको मैंने छोड़ दिया है। और जो भी इस बुक में इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको मैंने सबको बताया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। इस बुक को मैं 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा और 2 पार्ट में पढ़ने के बाद जितने भी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे ही आपके कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आपसे लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करने के पहले करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आपको इसमें याद सिर्फ इतना रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया कब था। ये आया था 1986 में, बस। बाकी आपको पता है कि जीवों की तरफ चारों तरफ घिरे हुए क्षेत्र को हम पर्यावरण कहते हैं। और बाकी चीज़ें भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, बस 1986। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, धारणी विकास के बारे में देखिए। धारणी विकास होता क्या है? ऐसा विकास जो आज विकास होता रहे और भविष्य में मतलब चीज़ों की ज़्यादा हानि ना हो, ताकि आगे के लोग भी उस चीज़ का फायदा उठा सकें। मतलब ऐसा विकास करना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि आज विकास हो जाए और आने वाले समय में वो चीज़ें खत्म हो जाएं। तो धारणी विकास होता क्या है, देखिए। अब बात करते हैं इसमें, और देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि धारणी विकास है क्या। देखिए, अवधारणा क्या है इसकी कि वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो जाए और भविष्य की आवश्यकता बनी रहे। मतलब ध्यान में रखकर, ठीक है, वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो जाए और भविष्य में वो चीज़ बनी रहे। इस कॉन्सेप्ट को हम धारणीय विकास कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि हम मतलब पेड़ों को काटें आज बहुत सारा और कुछ दिन बाद पता लगा पेड़ खत्म हो जाए, तो लकड़ी खत्म हो जाए, सारा यूज ही खत्म हो जाए, तो आने वाली जो पीढ़ी आएगी वो फिर क्या करेगी, ठीक है। तो आपको विकास इस प्रोस्पेक्ट से करना है कि आप भी आज यूज ले लो और आने वाली जनरेशन भी उसका यूज ले सके, विकास भी होता रहे और आगे की पीढ़ी को हम वो चीज़ डिलीवर भी करते रहें, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकृति के संसाधन जो हैं उनको न्याय संगत उपयोग हो, उनका संरक्षण हो, उचित प्रबंध हो, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रकृति के संसाधन हैं, चाहे वो आप पानी कह लो, चाहे वो सूर्य की ऊर्जा कह लो, चाहे वो आप जल ऊर्जा कह लो, चाहे आप पवन ऊर्जा कह लो, चाहे मतलब किसी तरीके की चीज़ें, आप उनको इस तरीके से यूज़ करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे कि आने वाली भावी पीढ़ी भी जो है वो भी उसका यूज़ कर सके। अब ये शब्द आया कब था? ये आया था 1987 में, ठीक है। ये और एक रिपोर्ट छपी थी, इसको हम कहते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट का जो थीम था वो था अवर कॉमन फ्यूचर। इस बुक में ये धारणीय विकास आया था। देखिए, क्वेश्चन जब अच्छे लेवल का पूछा जाता है तो आपसे कहा जाता है कि बताइए धारणीय विकास की अवधारणा कब आई। तो आएगा आंसर, ये आई थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई कब थी? ये आई थी 1987 में। और इसका थीम क्या था? वो था अवर कॉमन फ्यूचर। हालांकि कुछ संस्थाओं के बारे में बताया इन्होंने। वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वर्टर प्रोग्राम, ये WCED, इसके द्वारा भी रिपोर्ट आई थी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। आप ये देखिए रिपोर्ट कौन सी थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। थीम क्या था और कब आई थी? ये धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसी को बेस के लेके हुए इसी के आगे 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। 1992 में इसे हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और पृथ्वी सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि ये हुआ कब था? 1992 में। क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी सम्मेलन। और ये कहाँ पर हुआ था? ये ब्राज़ील के रियो में हुआ था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। और इससे एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। एजेंडा 21 मतलब 21 टारगेट या 21 लक्ष्य जो हैं, वो जो भी मेंबर थे या जिन लोगों ने समझौते पे हस्ताक्षर किए थे उन सबको 21 लक्ष्य को पूरा करना था। तो आपसे पूछेगा कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन से निकल कर आया, तो आंसर होगा पृथ्वी सम्मेलन से, 1992 के रियो सम्मेलन से या पृथ्वी सम्मेलन से, एक ही बात है। आगे देखिए वायुमंडल में जो जो गैसें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि मतलब आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। सबसे पता है आपको, ये 98% नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन है, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन के बाद क्या है? ऑर्गन है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए होता क्या है कि अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, पूछेगा सबसे कम कौन सी है, और मोस्टली इन 4 में से देता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो देखिए ऑर्गन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में ज़्यादा है। यानी कि सबसे मतलब अगर इन दो को कंपेयर कर दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑर्गन ज़्यादा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ऑर्गन ज़्यादा है, ये 0.93% है और ये 0.036% है, ठीक है। तो 4 आप क्रम से याद रखिए, बाकी नियॉन वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा उसको नहीं पूछने के चांस है।
आप सिर्फ चार को याद रखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। इन चारों में सबसे कम कौन सी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखिए, देखिए लिखा भी है शुष्क हवा में नाइट्रोजन जो होती है वो 78.08% होती है। यानी हवा में कितनी होती है? 78%। हालांकि जितनी वायुमंडल में पाई जाती है लगभग उतनी ही होती है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन है। धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप जाएंगे तो ऊंचाई तक आपको CO2 गैस मिलती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और खास तौर से भूताप को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रीन हाउस गैस में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभमंडल होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार इंग्लिश में नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे निचली परत में होता क्या है खास? देखिए जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब इसी में होती हैं। जैसे आपका बादल आना, ओले पड़ना, कोहरा, तुषार, मेघ का गरजना, आंधी आना, तूफान आना, विद्युत प्रकाश, ये सभी काम जो होते हैं वो क्षोभमंडल में घटित होते हैं। और सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। अगर आपसे पूछे कि बताइए सभी वायुमंडलीय घटनाएं किस परत में होती हैं, तो क्षोभमंडल में होती हैं। ये आपसे पूछेगा सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो क्षोभमंडल है। और इसी में खास बात है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर जब आप ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 के दर से कम हो जाएगा। ये देखिए साइंस में भी पूछा जा सकता है कि बताइए 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर या प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री ताप जो होता है वो कम हो जाता है। आगे देखिए, अब देखिए क्षोभ के बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल में कुछ चीज़ें खास हैं। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत भी पाई जाती है, या ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन की परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के आसपास है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए समताप ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका जो है समताप मंडल होगा। एक्चुअल में लोग क्या करते हैं, क्षोभ, समताप, ओजोन आयन करके याद करते हैं, पर एक्चुअल में ओजोन कोई मंडल नहीं है, ठीक है। ओजोन एक परत सी है जो कि समताप में ही पाई जाती है। आपसे जब पूछेगा कि ओजोन लेयर पाई जाती है तो आपके पास आंसर में जो ओजोन लेयर के मामले ओजोन मंडल नहीं होगा, ठीक है। आपसे क्षोभ मंडल होगा या समताप मंडल होगा या ओजोन आयन मंडल होगा या बहिर्मंडल मंडल होगा, तो आप मानेंगे समताप मंडल में, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, उनके अवशोषण के बाद हमको भेजती हैं। यानी कि जो हानिकारक किरणें होती हैं या उनमें जो हानिकारक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको फिल्टर करके ओजोन परत हमारे पास भेजती है। अतः ओजोन परत जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, O3 होता है। जलवाष्प बहुत कम होती है, मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं, और यह व्यावसायिक जेट विमान उड़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। आपसे पूछेगा कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है, सो समताप मंडल में। मौसमी घटनाएं इसमें बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं, हालांकि नहीं होती हैं। जलवाष्प में इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था? क्षोभ मंडल में सारी वायुमंडलीय घटनाएं हो रही थी, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत या सबसे अच्छा मंडल माना जाता है। देखिए सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, और इसी की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। और उस पृथ्वी सम्मेलन को हमने अभी पढ़ा है कि इसी को हम रियो सम्मेलन कहते हैं। इसी से ही एजेंडा 21 समझौता बाहर निकल के आया था। और स्टॉकहोम सम्मेलन भी पर्यावरण के मुद्दों पर ही आश्रित एक सम्मेलन था जिसमें कई देशों ने भाग लिया था। तो उसी को ही 1972 में उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे आता है, क्वेश्चन पूछेगा कि एजेंडा 21 कहाँ से निकल के आया? पृथ्वी सम्मेलन 1992 से, ठीक है। और 1992 से पहले कौन समझौता हुआ था? वो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। इसी समझौते की समीक्षा करने के लिए 5 वर्ष बाद फिर से एक सम्मेलन हुआ जिसे हम पृथ्वी +5 कहते हैं। यानी 92 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 1997 में एक सम्मेलन हुआ था। हालांकि 5 साल बाद फिर एक सम्मेलन हुआ था जो कि 2002 में हुआ था, और वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। और ये जो पृथ्वी +5 है ये न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। पृथ्वी +5 ये न्यूयॉर्क में हुआ था। और उसके बाद आपको बताएं +5, फिर +5 आपका 2002 हो जाएगा। उसके बाद +10 ये 2012 में एक सम्मेलन हुआ था। और 2012 में जो सम्मेलन हुआ है ये भी आपका रियो में ही हुआ है, जो कि 1992 वाला भी रियो में हुआ था, ठीक है। और ये सारे समझौते जो हो रहे थे, सारे सम्मेलन जो हो रहे थे, ये आपके पर्यावरण के मुद्दों से ही रिलेटेड थे।
रियो सम्मेलन देखिए 1992 में हुआ, रियो प्लस 5 1997 में कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। बताया था अभी आपको कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो। रियो प्लस 5 मतलब 92 में 5 जोड़ दीजिए, 1997 में ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। अगर इसमें फिर 5 जोड़ दें तो 2002 में फिर एक सम्मेलन हुआ था जो हुआ था जोहान्सबर्ग में। अब देखिए फिर ये रियो प्लस 10, ये बताया रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में 2002 में। ऐसे आप रखिए 92 में 5 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, फिर 10 जोड़िए, ठीक है। अब देखिए रियो प्लस 20 यानी 92 में 20 जोड़ दीजिए तो दोबारा फिर से रियो में हुआ था। ये रियो पड़ता है ब्राजील में, 2012 में हुआ था। और चाहे आप इसमें ही सीधे से 10 जोड़ दीजिए तब भी बात वही है, चाहे 92 में 20 जोड़िए चाहे इसमें 10 जोड़िए, बात वही है। ये सभी सम्मेलन अक्सर मिलान के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं कि इनको मिलाइए, इनके प्लेसेस पूछ लिए जाते हैं। तो 97 वाला यानी प्लस 5 न्यूयॉर्क में हुआ था और प्लस 10 जो है वो जोहान्सबर्ग में। बाकी 92 और 2012 दोनों ही रियो में हुए थे। आगे देखिए पूर्ण नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए एनजीटी के बारे में बात हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। एनजीटी कब बना? 18 अक्टूबर 2010 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और पर्यावरण के मुद्दों के लिए एक एनजीटी बनाया गया है। जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं उनका निस्तारण कौन करता है? उनका निस्तारण करता है हमारा कौन? एनजीटी। भारत सरकार द्वारा बनाया गया है ये। और संबंधित मामले कौन से हैं? पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण, वन और अन्य जो भी प्राकृतिक संसाधन आदि हैं वो सभी भी इसी में ही सॉल्व किए जाते हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये आपके अदर मामले हैं, जैसे आपका कोई मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो या आपका कोई क्रिमिनल केस हो या केसेस के लिए। पर पर्यावरण के मुद्दों के लिए सबसे बड़ा जो कोर्ट है इस समय वो एनजीटी है, जिसको बनाया गया था 2010 में। आगे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण नियम कब बना? 1986 में। हालांकि हमने शुरुआत में पढ़ा था, पूरे भारत में लागू है। एक चीज में याद रखिए कि उसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा छाता विधान। अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या था भारत का? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण जो कि 1972 में हुआ था, इसी के मद्देनजर भारत ने भी 1986 में पर्यावरण संरक्षण नियम पारित किया था, ठीक है। और ये सबसे बड़ा एक तरीके से अधिनियम पहला था भारत का, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ये स्वीडन का स्टॉकहोम अधिनियम ये भी पता होना चाहिए 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर 2012 में हुआ रियो सम्मेलन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में आया था। ये ओजोन परत को संरक्षण देने के प्रोस्पेक्ट से था, उसके लिहाज से बनाया गया था, ये किया गया था। अब देखिए संगठन की बात करें, एक संगठन है आपका यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम या इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो पर्यावरण के मामलों को देखती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? ये नैरोबी, और नैरोबी पड़ता है केन्या में, और केन्या की राजधानी ही नैरोबी है। और आपको बताना है कि केन्या किस महाद्वीप में पड़ता है, ये भी आप बताइए। आगे देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन से हैं? देखिए जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं। देखिए इसमें बहुत सी चीजें क्लियर होकर आती हैं। अजैविक घटक में भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक, 3 घटक होते हैं। देखिए भौतिक घटक मतलब जैसे लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, यानी कि प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडल, अब ये सब चीज़ें होती हैं, ये भौतिक घटक कह सकते हैं। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान, तत्व वगैरह। और कार्बनिक मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और ह्यूमस या यूरिया हो गया, ठीक है। तो कार्बनिक मतलब इसमें कार्बन है, अकार्बनिक में कार्बन नहीं है। और भौतिक घटक मतलब वही आपके प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। यानी कि अजैविक घटक के 3 पार्ट हैं। अच्छा, जैविक घटक में आपके उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे और अपघटक आएंगे। उत्पादक मतलब हरे पौधे हो गए, घास हो गई। उपभोक्ता मतलब उनको जो यूज़ करता है, और अपघटक मतलब जो सड़े गले पदार्थों को ख़त्म करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया। ये सब चीज़ें जो होंगी वो अपघटक में आएंगी, या और भी जीव जो चीज़ें सड़े गले चीज़ों को खाती हैं उनको हम अपघटक कहते हैं। देखिए ये एक तंत्र है
जैसे घास तंत्र कह सकते हैं। इसमें जो घास होती है वो उत्पादक होती है, ठीक है। इसको टिड्डा खाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डे को मेढक खाता है तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और मेढक को सांप खाता है तो ये तृतीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है। आपसे पूछ लेता है कि बताइए घास क्या है, ये हरे पौधे क्या हैं, तो हरे पौधे आपके उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। अब जैविक संगठक कौन से हैं, ठीक है। उत्पादक होते हैं ये पेड़ पौधे, शैवाल आदि हैं, और उपभोक्ता में जानवर और मनुष्य हैं, और अपघटक में कवक जीवाणु आदि हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कवक किस श्रेणी में आता है, ये उत्पादक है, उपभोक्ता ये अपघटक है, तो आंसर होगा ये अपघटक है, कवक भी जीवाणु भी। आपसे पूछेगा पेड़ पौधे कैसे हैं, तो ये जैविक संगठन में है पर ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, और मनुष्य जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है, क्योंकि यह वेज भी है, मतलब वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। कुछ और फैक्ट हैं, देखिए यूकेलिप्टस यानी ये एक पेड़ होता है, हालांकि बहुत लोग जानते हैं यूकेलिप्टस को, जैसे लोग गांव में लिप्टस भी कहते हैं। इसे पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है, ये आपसे पूछेगा, कभी कभी पूछता है कि पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो ये यूकेलिप्टस को ही कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल ग्रहण करता है, ठीक है। जहाँ पर ये पाया जाता है अक्सर वहाँ की सारी नमी जो है अपने आप ही सोख लेता है, तो अगर इसको खेत के चारों तरफ लगा दिया जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर मतलब खेत को जो मॉइस्चर चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, ये सारा ले लेता है, तो इसे अत्यधिक जल ग्रहण क्षमता के कारण ही पर्यावरण शत्रु कहा जाता है। रोपित स्थान की मिट्टी जल स्तर में अत्यधिक गिरावट आ जाती है, जाहिर सी बात है कि ये पानी ज़्यादा सोखेगा तो वहाँ पे जल स्तर में गिरावट आ जाएगी। सबसे ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, लैंटिक आवास किसे कहते हैं, देखिए इस तरीके के नए नए वर्ड एग्जाम में आ जाते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। देखिए स्थिर जल में जो चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे आर्द्र भूमि, तालाब, झील वगैरह हैं, वहाँ पर जो चीज़ें पाई जाती हैं जीव जंतु वगैरह, उन्हें हम लैंटिक आवास कहते हैं, खासतौर से रुका हुआ पानी, ठीक है। और लोटिक मतलब जहाँ पर बहते हुए जल में आवास होता है वहाँ पर हम लोटिक कहते हैं, मतलब जहाँ पर रुका हुआ पानी है वहाँ उन्हें हम लैंटिक कहते हैं, और जहाँ पर चलता हुआ पानी है वहाँ हम लोटिक कहते हैं। इकोटोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए एक तरफ जल है एक तरफ थल है, तो जहाँ पर जल और थल मिल रहे होंगे वहाँ पे हल्की सी नमी टाइप की आपको पाई जाएगी, यानी वहाँ पे थोड़ा सा पानी भी होगा और मिट्टी भी होगी, यानी मान लीजिए दो ये क्षेत्र हैं तो इनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होगा इसी को हम इकोटोन कहते हैं। आगे देखिए, महासागर सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है। आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्थायी परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, मतलब जो वैसा का वैसा ही रहता है, तो स्थायी हुआ ना, तो वो आपसे आंसर होगा महासागर। पिक्नोक्लाइन क्या होता है, ठीक है, जल निकाय में घनत्व की प्रवणता वर्षक। पिक्नोक्लाइन, आप ये पूछेगा कि पिक्नोक्लाइन से क्या नापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो आंसर होगा आपका इससे घनत्व नापा जाता है, ठीक है, खासतौर से जल क्षेत्र में, ठीक है। हेलोक्लाइन से क्या नापते हैं, जल निकाय में लवणता, ठीक है। देखिए यहाँ पे घनत्व की और यहाँ पे लवणता, मतलब यहाँ पे सॉल्ट वगैरह या यूं के खनिजों की मात्रा को। थर्मोक्लाइन का मतलब होगा गहराई के साथ तापमान, देखिए थर्म का मतलब भी टेम्परेचर होता है, तो थर्मोक्लाइन, ठीक है, यहाँ पर तापमान में परिवर्तन का सूचक होता है। आपसे पूछे गहन परिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो अर्नीज नेस ने दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपसे पूछेगा गहन परिस्थितिकी शब्द किसने दिया, 1973 में दिया था अर्नीज नेस ने, ये एक पारिस्थितिकीविद हैं, और जोसेफ ग्रीनल ने परिस्थितिकी निष्ठ शब्द का दिया था। यानी कि आपसे पूछे कि गहन परिस्थितिकी किसने दिया तो अर्नीज नेस, आपसे पूछे परिस्थितिकी निष्ठ किसने दिया तो आंसर होगा जोसेफ ग्रीनल। पारिस्थितिकी तंत्र विविध, देखिए 1972 में भारत में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। देखिए ये सब चीज़ें जवान पे होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें आती भी बहुत हैं। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। देखिए वन संरक्षण अधिनियम अलग है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग है, तो दोनों चीज़ें मिक्स मत कर दीजिएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। तो आपसे पर्यावरण संरक्षण पूछे तो 1986, वन संरक्षण पूछे तो 1980, वन्य जीव संरक्षण पूछे तो 1972। आगे देखिए 2006 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम, ठीक है। सीधा सा ये है कि 2006 में अनुसूचित जो जनजातियां हैं, एसटी लोग हैं, उनके पारंपरिक जो मान्यताएं हैं उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया 2006 में।
जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडायवर्सिटी को अगर आपको बचाना है तो उसके तहत दो पद्धतियां होती हैं, एक स्वस्थाने और एक होता है वायस्थाने। यानी कि स्वस्थाने में क्या होता है कि जहां पर ये जीव पाए जाते हैं वहीं पर उनको संरक्षण दे दिया जाता है, ठीक है। और वायस्थाने में क्या होता है कि उनको किसी विशेष स्थान पर ले जाके उनको वैसा ही माहौल देना, मतलब उनका नेचुरल वहाँ पे वो रहते नहीं थे पर कहीं और, जैसे आपने देखा होगा जैसे हम लोग जू में जाते हैं चिड़ियाघर में, तो वो चीज़ वहाँ उनके रहने लायक तो है नहीं पर उनको वैसा बनाया जाता है, तो वो आपकी वायस्थाने में एक्स-2 में आ जाती है। जैसे कोई झील है, उपवन है, जैव मंडल निचय है या स्थलीय समुद्र है, समुद्री स्थान है, तो ये सब किस में आते हैं, ये आपके आते हैं या राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब में आते हैं आपके स्वस्थाने में। पवित्र पौधे हो गए, घरेलू बगीचे हो गए, प्राणी उद्यान या बॉटनिकल गार्डन हो गया, या आपका वृक्ष उद्यान हो गया, जल तंत्र हो गया, चिड़ियाघर हो गया, बीज बैंक हो गया, ये सब जो होते हैं वायस्थाने। आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा इनमें से पर्यावरण संरक्षण की कौन सी स्वस्थाने विधि नहीं है, आपको 3 ऑप्शन दे देगा स्वस्थाने के, एक दे देगा आपको वायस्थाने के। ये आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सी जो है वो इन सीटू के अंतर्गत नहीं आती है या एक्स-2 के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश में नाम दिया जाता है, तो उस चीज़ में भी आप एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब सीधा सा ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो चीज़ जहाँ पर पाई जाती है अगर आप उसको वहीं पर संरक्षण दे देंगे तो वो इन सीटू में आएगी, और अगर कहीं और ले जाकर संरक्षण देंगे तो उसे एक्स-2 में आएगी। देखिए भारत में जो प्रवाल हैं यानी मूंगे की चट्टानें हैं या मूंगा है, ये एक प्रवाल जीव होता है, ये समुद्र में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मेन 4 जगह पे पाया जाता है, एक मन्नार की खाड़ी में, एक कच्छ की खाड़ी में, एक लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में, ठीक है। 4 जगह आपसे पूछेगा कि बताइए भारत में प्रवाल कितनी जगह पाए जाते हैं, तो 4 जगह पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और भी है, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, ये भी आपके 4 हैं, ठीक है। इनके चारों के नाम आप याद कर लीजिएगा, चारों ये, और भारत में प्रवाल कितने पाए जाते हैं, ये भी 4 जगह पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता अधिनियम कब आया था, 11 दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। आपसे पूछेगा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, 2002 में। आगे देखिए, ये प्रावधान में था क्या, जैविक विविधता का प्राधिकरण 2003 में इसको स्थापित किया गया और हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो इसका चेन्नई तमिलनाडु में बनाया गया। आपसे पूछेगा जैव विविधता अधिनियम का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो आंसर होगा चेन्नई तमिलनाडु। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक पार्ट मैं आपको और बनाऊंगा, ठीक है, और उस पार्ट को भी आप पूरा देख लेंगे। अगर आप उस पार्ट को पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी किताब का जो सार है वो निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।